हमारे सम्माननीय वक्ता के रूप में जुड़े प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर, डॉक्टर संजीव कुमार लाले सर एवं पूरे भारतवर्ष के विविध प्रदेशों से जुड़े हुए विभिन्न महाविद्यालयों के सम्माननीय प्राध्यापक बंधु, स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं, आप सभी का आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश इकाई एवं आरोग्य मित्र समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश इकाई और आरोग्य मित्र समिति के संयुक्त तत्वाधान में विगत 3 सप्ताह से आयुर्वेद प्राध्यापकों एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को दृष्टिगोचर रखते हुए यह प्रयास किया गया कि भारतवर्ष के प्रत्येक विषय, आयुर्वेद के प्रत्येक विषय में भारतवर्ष के जो प्रबुद्ध प्राध्यापक, गुरु, रिसर्च स्कॉलर्स, जिनके काम, जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, उन्हें इस मंच के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। डॉक्टर कमल नयन द्विवेदी सर, कमल नयन द्विवेदी सर, सॉरी सर, आप बीएचयू में आयुर्वेद फैकल्टी में द्रव्य गुण के विभागाध्यक्ष हैं। आप भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में नियोजक रहे हैं। अब भी आयुष विभाग द्वारा जारी कोरोना के एडवाइजरी में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आयुष काढ़े के ऊपर अभी एक रिसर्च वर्क आपके द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे ही डॉक्टर संजीव कुमार लाले जी पूर्व में हमारे बीच ही इंदौर महाविद्यालय में थे, बाद में वो सीसीआरएस अपनी खोजी प्रवृत्ति को लेकर सीसीआरएस में पदस्थ हुए। काफी अच्छा उनका भी अनुभव रहा है। मेरा मानना है कि आज के इस वेब कॉन्फ्रेंस से आप सभी का ज्ञानवर्धन तो होगा ही, एक नई परंपरा जो हमने प्रारंभ की है उस पे ये मील का पत्थर बनेगा। भारतीय परंपरा के अनुसार इसे इस अवस्था तक लाने में जिनका विशेष योगदान रहा है उसमें द्रव्य गुण विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल गुप्ता जी जो ग्वालियर में पदस्थ हैं, एवं डॉक्टर शिरोमणि मिश्रा जी जो उज्जैन महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं, उनका मुख्य रूप से योगदान रहा है। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार श्रीवास्तव जी से 2 बातें रखने के लिए निवेदन करूंगा। हमारे बीच में इस मंच में पे उपस्थित हमारे आदरणीय गुरु प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी सर के चरण में मैं नमन करता हूं, क्योंकि आज मैं जो यहाँ पे हूँ उसमें हमारे जीवन में उनका बहुत योगदान है, ये मैं अंतःकरण से मैं महसूस करता हूँ। और अन्य विद्वान गण, डॉक्टर संजीव लेले साहब जो इस मंच से जुड़े हैं, और हमारे तज्ञ विद्वानों के अनुभवों का जो लाभ लेने के लिए हम जैसे अन्य शिष्य के रूप में और भी हमारे जो अतिथिगण हैं
जो बंधु हैं हमारे, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस मंच को नियोजन करने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे डॉक्टर पीयूष जी का, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सीरीज में को आगे बढ़ाने में हमें विशेषतः बहुत योगदान दे रहे हैं। मैं ये विषय जो निर्धारण किया गया है, द्रव्य गुण अपने आयुर्वेद और खासकर जीवन में द्रव्य का अपना एक बहुत महत्व किसी से छिपा नहीं हुआ है। और उस द्रव्य के विवेचना, संरचना, उन सब चीजों का अध्ययन करना एक अपना बहुत बड़ा एक व्यापक क्षेत्र है, जैसा हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग शिक्षक के रूप में जानते भी हैं। लेकिन अष्टांग आयुर्वेद में मैं देखता हूं कि कहीं भी जो अष्टांग आयुर्वेद की संरचना हुई, उसमें द्रव्य का उल्लेख करके ऐसा कोई विशेष अंग नहीं बना। लेकिन हमारी जितनी भी ट्रीटीज हैं, हमारे जितने भी संग्रह हैं, उनमें हर स्थानों पे द्रव्यों के बारे में विवेचना, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत ही स्पष्ट देखने को हम लोग को मिलता है। लेकिन इसकी महत्ता को 17वीं शताब्दी में राज निघंटू ने सर्वप्रथम इसको समझते हुए उन्होंने निघंटुओं की श्रृंखला में इन्होंने इसकी विभाजन किया, और इसके बारे में विस्तृत जो संकलन है हमें निघंटुओं में देखने को मिलता है। हम ज्यादा आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी सर, जो विषयों की मर्म को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और सबसे बड़ी इतनी सरल और सहज भाव से, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूं, मैंने पढ़ा है, आपके द्वारा जो ज्ञान भी हम लोग को है, इतनी सहजता से इन विषयों को बहुत अच्छी तरह स्पर्शी इसलिए है कि जीवन में आहार का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आचार्य सुश्रुत ने पंचभूतात्मके देहे आहारम पंचभौतिका, बहुत सुंदर बस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी शरीर जो है वो पंचभौतिक है, और हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है इन पंचभौतिकात्मक को अपडेशन करने से या इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने, और द्रव्य को भी उन्होंने कारण द्रव्य से जो क्रियाशीलता कार्य द्रव्य की होती है वो भी पंचभूतात्मक बताया गया है। तो इतना सुंदर उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, और इस गागर में सागर वाली बात है। और हमारे बीच में जो दूसरे विशेषज्ञ हैं, वो संदिग्ध द्रव्यों की ये बहुत ही कंट्रोवर्सी पुराने समय से रहा है, लेकिन हमारे आचार्यों ने संस्कृत पर्यायों में इतना सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे आजकल गिलोय के बारे में, छिन्न रोहा, मतलब इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज उनके बारे में बताई गई। मैं इन विषयों को लेके आज हम लोग इस पर विवेचना करेंगे, और हमारे तज्ञ विद्वान जो हमारे बीच में उपस्थित हुए, निश्चित रूप से उनके अनुभव और उनके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप जैसे तज्ञ विद्वानों का, हम लोगों का ज्ञान रूपी आह्वान करते हुए मैं चाहता हूं कि आप ज्ञान से द्वारा हमें लवलेस करें, हम लोगों को अनुग्रहित करें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। नमामि धन्वंतरि महादिदेवम। आदिदेव भगवान धन्वंतरि को नमन करते हुए मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के जो एमिनेंट स्पीकर हैं, प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर, डॉक्टर संजीव लाले सर, दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन की ओर से, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, गुरुजन हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, इन सब की तरफ से आपका इस मंच पर स्वागत है। और धन्यवाद देना चाहूंगा मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर रवि श्रीवास्तव सर, डॉक्टर लोकेश जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे मॉडरेट करने का, कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। इसके साथ ही जितने हमारे गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, छात्र छात्राएं जो पधारे हुए हैं इस वेब सेमिनार में, वेब कॉन्फ्रेंस में, सभी का स्वागत है। आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन की मध्य प्रदेश इकाई का ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। ये हर रविवार को इन्होंने विषयवार एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी शुरू करी है। तो आज जो है तीसरा रविवार है, और आज द्रव्यगुण विषय की कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है। तो पहले रविवार को संहिता की थी, दूसरी शल्य की थी, तीसरी ये द्रव्यगुण की जो कॉन्फ्रेंस है। द्रव्यगुण का महत्व तो डॉक्टर श्रीवास्तव सर ने थोड़ी देर पहले बताया। थोड़ा सा और मैं इसमें चीजों को जोड़ना चाहूंगा। आयुर्वेद के जो उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, और आतुर के विकार का प्रशमन, ये दोनों ही जो उद्देश्य हैं आयुर्वेद के, बिना द्रव्य के ज्ञान के संभव नहीं है कि इन्हें पाया जा सके।
चाहे स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी हो, चाहे बीमार की बीमारी को दूर करना हो। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आहार विहार का महत्व बताया गया है। और आज के हमारे जो पर्सनालिटी है, एमिनेंट पर्सनालिटी है प्रोफेसर द्विवेदी सर, आहार के महत्व के बारे में ही हम लोगों के सामने प्रकाश डालेंगे। लोली महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक बताया है, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे। पथ्य का अगर आप सेवन कर रहे हो तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। पथ्य आहार विहार अगर आप ले रहे हो तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। और पथ्य आहार विहार अगर आप नहीं ले रहे हो तब भी आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप पथ्य आहार विहार नहीं ले रहे हो तो औषधि कितनी भी लेते रहो, बीमारी ठीक नहीं होनी है। तो ये जो श्लोक है ये आहार का महत्व, पथ्य आहार का महत्व अपने आप में बताता है। और भी आचार्य चरक तो सूत्रस्थान के 30वें अध्याय में कहते हैं, यतश्च आयुष्य अनायुष्याणि च द्रव्यगुण कर्माणि वेद इत्यतो अपि आयुर्वेदः। चूंकि इसमें हितकर और अहितकर द्रव्यों का, उनके गुण कर्मों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको आयुर्वेद कहते हैं। पूरे आयुर्वेद का आधार ही उन्होंने द्रव्य गुण को, द्रव्य के गुणों को, द्रव्य के कर्मों को बताया है। और भी निघंटू में बताया, निघंटू ना बना वैद्यो विद्वान व्याकरण बना। निघंटू के ज्ञान के बिना वैद्य, एक सफल वैद्य, एक जो वैद्य है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता। और निघंटू का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में द्रव्य गुण से संबंधित शास्त्र। तो द्रव्य गुण का महत्व अपने आप में जाना पहचाना है। और आज इसी क्रम में हमारे बीच में प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर, डॉक्टर संजीव लाले सर, ये दो लोग उपस्थित हैं जो हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर का परिचय मैं देना चाहूंगा। प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में द्रव्यगुण विभाग में विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं। प्रोफेसर द्विवेदी सर की ग्रेजुएशन जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हुई है। सर ने अपनी पीजी और पीएचडी, एमडी और पीएचडी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट करी है। आज तक सर ने 27 साल पीजी टीचिंग का अनुभव प्राप्त किया हुआ है। इन 27 सालों में लगभग 75 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में सर के जो हैं पेपर पब्लिश हैं। सर ने कुछ किताबें एडिट करी हैं, कुछ किताबें ट्रांसलेट करी हैं। और भी भारत सरकार की जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमीशन है उसमें सर सम्माननीय सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमीशन की जो सिंगल ड्रग कमेटी होती है उसमें चेयरमैन के पद को सर ने सुशोभित किया है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें भी सदस्य के रूप में सर ने अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान देश के साथ साथ अनेक देश जैसे जापान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, अनेक दूसरे देशों में सर ने कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं। कई कॉन्फ्रेंस में सर एक्सपर्ट रहे हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस में सर कीनोट स्पीकर रहे हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन कांग्रेस जापान की है ये, इसने सर के बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन के लिए 1 लाख येन का पुरस्कार सर को दिया था। ऐसी कितनी सारी उपलब्धियां हैं जो अगर बोलने बैठे तो बहुत सारा समय लग जाएगा सर के लिए। साथ ही अभी जो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कोरोना के लिए, उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी है 15 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी, उसमें भी सर ने कार्य किया है। उस एक्सपर्ट कमेटी में सर रहे हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर से निवेदन करूंगा कि आज का उनका जो विषय है व्याधियों में आहार का महत्व, इसके ऊपर प्रकाश डालें। प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर। नमस्कार, सबको नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इस समय एक ट्रेंड चला है कि कोरोना के ऊपर वेबिनार, मगर आप सुधी जनों ने विषय के ऊपर भी वेबिनार कराने की एक परिकल्पना रखी और उसे साकार रूप दिया। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद दूंगा, मध्य प्रदेश यूनिट के ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन को। रवि मेरा बहुत प्रिय शिष्य है। 28 या 29 वर्ष पहले लगभग मैंने इनको यूजी में झांसी में पढ़ाया था। मुझे वो दिन भूलते नहीं है। बहुत ही वो भी संघर्ष के ही दिन थे, लेकिन सब ठीक रहा। बस उनकी बातों पर मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा कि God helps those who help themselves। गुरु कक्षा में उपस्थित 50-60 लड़कों को एक साथ एक समान विद्या देता है। पात्रता जिसकी जितनी है वो उतना लेकर आगे बढ़ जाता है।
रवि में, उनकी पत्नी निधि में, या और भी लोगों में है, कुछ और भी हैं, इनमें इतनी पात्रता थी कि वो आज इस स्थान पर पहुंच गए हैं। गुरु किसी विशेष व्यक्ति को एक विशेष रूप से नहीं देता, वो सबको समान रूप से देता है। रवि इसमें आप ही की पात्रता थी कि आप उसको लेकर आगे बढ़े। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में सम्मिलित न किया गया। सर्वप्रथम तो त्रिसूत्र आयुर्वेद में तो पहले ही कहा गया, हेतु लिंग औषध ज्ञानम। जो बेसिक त्रिपाद हैं आयुर्वेद के, उसमें 1/3 ऑक्युपाई करने वाला आयुर्वेद का वो द्रव्याभिधा, वो द्रव्य गुण है, औषध ज्ञानम है। और इस औषध ज्ञानम के बिना कुछ हो नहीं सकता। चरक विमान स्थान में भी कहा है करणम पुनरऔषधम। औषधि क्या है तो करण है। करण क्या है? करणम नाम यत् तत् यद करणयोपकल्पते। मैंने वैद्य के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा अपनी कार्य सिद्धि के लिए कर्ता के रूप में अपनाया जाने वाला कोई अस्त्र है, शस्त्र है, या सबसे नजदीक साधन है, उसको करण कहते हैं। यानी करण यानी औषधि यानी द्रव्य के बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता। या तो वह स्वास्थ्य के स्वास्थ्य रक्षण हो, या वह आतुर के विकार का प्रशमन हो। तो हम उस शास्त्र के अध्येता हैं जो आयुर्वेद में अष्टांग में व्याप्त है, चाहे वह बाल रोग हो, प्रसूति रोग हो, या कोई भी हो। ना द्रव्य के किसी का कार्य नहीं चल सकता, चाहे वो काय चिकित्सक ही क्यों न हो, शल्य चिकित्सक ही क्यों न हो, छात्र सूत्र में, या रस चिकित्सक ही क्यों न हो, क्योंकि उसको रसौषधियां बनाने में हर्बल द्रव्यों का, वनस्पतिक द्रव्यों का प्रयोग करना ही पड़ता है। उनके प्रयोग के बिना रसौषधियां कभी कारगर नहीं हो सकती। हम उस शास्त्र के अध्येता भी। माननीय शिरोमणि जी ने, प्रिय शिरोमणि जी ने बहुत ही अच्छा एक बात और कही, उसको मैं अपने का एक और चीज में जोड़ना चाहूंगा। मुझे बड़ी बात, इस बात की खुशी है कि इसमें केवल शिक्षक और विद्यार्थी ही जुड़े हैं, और मैं इसके लिए तैयार होके आया हूं। और आयोजकों से कहूंगा भी कि अब ये कोई कोरोना का सेमिनार नहीं है कि 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, अरे बंद कीजिए सर, टाइम बीत गया। फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ी ही मैं जो मैं कह सकता हूं, अपनी बातें आप तक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि यह कोई स्वयंभू ज्ञान नहीं है, यह सभी ज्ञान पुस्तकों में है। बस आवश्यकता है कि उसको सही मायने में आत्मसात करने की। और हम जो ड्यूटी पूरा करने के लिए या तो पढ़ते हैं पास होने के लिए, या पढ़ाते हैं ड्यूटी पूरा करने के लिए, तो जब तक ऐसी भावना रहेगी ना, तब तक हम आयुर्वेद का सही ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी भावना से अलग होकर के मैं कुछ छोटे मोटे ज्ञान जो कि ऑलरेडी पुस्तकों में लिखे हुए हैं, उनको सुस्पष्ट रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शिरोमणि जी ने जो कहा, आयुर्वेद की परिभाषा दी, द्रव्यगुण कर्माणि अतोप्यायुर्वेद। सभी छात्र अगर मेरी बात सुन रहे हो तो सुने। यह श्लोक जहां लिखा गया है, ठीक उसके नीचे दूसरी पंक्ति है, यतश्चायुष्याणि अनायुष्याणि द्रव्यगुण कर्माणि केवले नोपदक्षन्ते तंत्रेण। ये दूसरी लाइन है उस वर्ष की। वर्ष है वो, गद्य है। गद्य का पहली लाइन वो है जो शिरोमणि जी ने कहा, और दूसरी लाइन ये है कि द्रव्यगुण कर्माणि केवलेन उपदक्षन्ते तंत्रेण। केवल का मतलब क्या आता है? केवलेन मीन्स संपूर्णेन। ये कहा था ना केवल चीनी है, इस चीनी में नमक मिलाया हुआ है या बालू मिलाया हुआ, तो केवलेन चीनी है मतलब वो संपूर्ण रूप से चीनी है। तो केवलेन उपदक्षन्ते तंत्रेण अर्थात चरक संहिता के माध्यम से केवल आयुष्य और अनायुष्य द्रव्यों का, उनके गुण कर्मों का वर्णन है। और इस प्रकार मैं चरकस्व चिकित्सते जो कहते हैं, उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि यह पूरी चरक संहिता केवल द्रव्य गुण की है और किसी की नहीं है। स्वयं आत्रेय मुनि ही कहते हैं कि केवल उपदक्षन्ते तंत्रेण। क्या केवल? तो वही द्रव्यों के गुण कर्म इत्यादि। अब आ जाए मुख्य विषय पर। आहार द्रव्यों का औषधि उपयोग, यह विषय है।
आहार का तात्पर्य क्या है? आह्रियते गलात् अधः नीयते इति आहार। तो औषधि भी आहार हुई। लेकिन हमारे द्रव्य गुण के पूर्वज आचार्य प्रियव्रत शर्मा, ईश्वर की कृपा से जिनके पद पर आज मैं हूं, उनका योगदान न केवल द्रव्य गुण, पूरे आयुर्वेद को बहुत है। उन्होंने उस परिभाषा में जोड़ा, क्या कहा कि आह्रियते गलात् अधः नीयते पोषणार्थम स आहार, चिकित्सार्थम स औषधि, सा औषधि। गले के नीचे तो सब कुछ लाते हैं, औषधि हो या आहार हो, लेकिन जहां उद्देश्य पोषण हो, जहां उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा भी हो, हालांकि औषध भी है, केवल पोषण हो वो तो आहार है। और जहां उद्देश्य या तो स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी की रोग की चिकित्सा भी हो, वहां वो औषधि के रूप में ग्रहण किया जाता है। सच तो ये कहें कि आहार और औषधि के बीच में क्लियर कट डिमार्केशन बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे आहार हैं जो कि औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आप देखिए, जलोदर की चिकित्सा में क्या कहते हैं? केवल क्षीर का आहार दीजिए। साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि रिच इन प्रोटीन है। वह जो हमारे शरीर से, हमारे रक्त से जो डिफ्यूज होकर के वाटर पहुंच रहा है पेरिटोनियल कैविटी में, हमारे आंत्रों के रस से, तो उस आंत्र में अगर प्रोटीन ज्यादा जाएगा तो वह उसका नेचर ये है कि वो प्रोटीन जब पहुंचेगा वेसल्स में, आर्टरीज में, तो बाहर की चीजों को अपने अंदर खींचेगा। और जो अगर तरल चीज होगी, वो लेस कंसंट्रेटेड चीज होगी, तो वो बाहर क्यों जाएगी? तो हम प्रोटीन देकर के, दूध का आहार देकर के आर्टरीज में जो फ्लोइंग ब्लड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ताकि वह टिश्यूज, अन्य टिश्यूज में से वाटर को खींच सके और अपने में ला करके फिर हृदय में जाकर के किडनी के माध्यम से उनका उत्सर्जन कर सके। हाई प्रोटीनस डाइट का मतलब क्या होता है? यही तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो वहां दुग्ध ने क्या किया? दुग्ध तो आहार है, औषधि का काम किया। आमलक आहार है, च्यवनप्राश मिला दिए, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, औषध है, रसायन है। आर्द्रक आहार है, लेकिन अगर हम ऐसे रोगी को जो एनोरेक्सिया से, एवर्जन टू फूड, यानी कि भक्तोद्वेष से पीड़ित हो, तो लवणार्द्रक भोजनागर सदापथ्यम, लवणार्द्रक भक्षण। तो जो आहार है वही औषधि है। अजवाइन का क्वाथ पीने को कहते हैं, आर्द्रक का क्वाथ, काली मिर्च का क्वाथ, और आयुष बताया जाता है। ये सब जो है आहार द्रव्य हैं, लेकिन औषधि के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है, कुपीलो कोई आहार बना ले तो उसको तो नहीं ना फायदा होगा। ऐसी बातें अलग है कि प्योर औषधि कुछ अलग चीजें हैं। कुपीलो हुआ, वत्सनाभ हुआ, वो प्योर औषधि है, उनको आहार में हम सम्मिलित नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे अनेकों आहार द्रव्य हैं जिनको हम औषधि में परिवर्तित कर सकते हैं, औषधि के रूप में सेवन कर सकते हैं। हाँ, अभी जो कहा माननीय शिरोमणि जी ने कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधिशोणैः, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधिशोणैः, लोलिमराज ने वैद्य जीवनम में कहा है। सही इसका तात्पर्य है, अगर पथ्य हो उसमें औषध निशमन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर पथ्य हम न करें तो लाख औषधि खाते रहें, उसका सही उपयोग नहीं होगा, उसका सही प्रभाव नहीं आएगा। यहाँ हम ध्यान रखें कि इस पथ्य में हम केवल आहार ही न लें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थेरेपेटिक्स, मीन्स कि ट्रीटमेंट नॉट ओनली बाय ड्रग्स बट बाय अदर मीन्स लाइक फिजियोथेरेपी, लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस एटसेट्रा। थेरेपेटिक्स की यही डेफिनेशन है। कभी भी थेरेपेटिक्स मतलब ये नहीं होता कि ट्रीटमेंट बाय ड्रग। ट्रीटमेंट नॉट ओनली बाय ड्रग्स but by other means also, which includes the lifestyle changes, which includes the physiotherapy, which includes the yoga and exercises. तो यहाँ पथ्य का मतलब हमें केवल
आहार से न लेकर के आहार के साथ साथ हम दिनचर्या, योग, व्यायाम, प्राणायाम सबको हमें लेना चाहिए। यहाँ मैं केवल अपने छात्रों के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपने छात्रों को संबोधित करूँ। जहाँ भी पीएचडी एग्जामिनेशन लेने जाता हूँ, एमडी लेने जाता हूँ, वहाँ मैं जरूर चाहता हूँ कि छात्रों को बेसिक चीजें बताऊं, क्योंकि मैंने देखा है कि द्रव्य गुण शास्त्र की और द्रव्य गुण की सही परिभाषा भी उन्हें ज्ञात नहीं है। इसका कारण हम शिक्षकों की कमी है। कभी वो कमी हमारे में भी थी, रही होगी, लेकिन उसे मैंने सुधारा और सभी को चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वह अपार है और स्पेस कितना है, स्काई इज द स्पेस। हम जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यार्थी ही बने रहेंगे। अनंत पार है आयुर्वेद, अनंत पार है शास्त्र। हम चाहे लाख लोगों के नजर में विद्वान बन जाएं, अपनी नजर में हम बहुत ही साधारण विद्यार्थी हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अर्थ मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं संस्कृत का प्रकांड विद्वान नहीं। और इतना सही है कि आयुर्वेद के सही अर्थ जानने के लिए हमें संस्कृत भी जानना पड़ेगा। संस्कृत ऐसी भाषा है जो, देखिए, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं इस समय वेबिनार में नहीं बोल रहा हूँ। फिर यदि ऊब लगने लगे या कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर टाइम हो गया है, तो निसंकोच रूप से आप बता देंगे, क्योंकि मैं अपने छात्रों के लिए ही बैठा हूँ। और मैं क्या क्या बोलूंगा, कहाँ बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए, मैं कह रहा था संस्कृत ऐसी भाषा है जो पूर्ण वैज्ञानिक है। अमेरिका में कंप्यूटर के लिए वो द बेस्ट भाषा मानी। दूसरी वैज्ञानिक भाषा है लैटिन। वहां एक एक शब्द का एक अर्थ होता है और संस्कृत में एक एक अक्षर का एक अर्थ होता है। लैटिन, पाइपर लॉन्गम। पाइपर इज derived from, पाइपर इज a Greek word derived from Latin word piperacy, and derived from a pepto, the word pepto. Pepto means to digest. आप देख लीजिए पाइपरेसी की जितने पाइपर जीनस वाले प्लांट्स हैं, उनमें सभी में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है। चाहे काली मिर्च हो, चाहे लवंग हो, नहीं सॉरी लवंग नहीं, काली मिर्च हो, पिपली हो, कुछ भी हो, पाइपर चावा हो, चब्बे हो, सब पाइपर है, सब डाइजेस्टिव। आप देख लीजिए गुडुची के बारे में, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टिनो मतलब टाइनी, स्पोरा मीन्स सीड्स, जिसके सीड्स बहुत छोटे छोटे हों, और कार्डिफोलिया जिसके लीव्स जो हैं वो हार्ट शेप्ड हों। फैमिली मेनी स्पर्मेसी, MENE, मेनी मीन्स मून। मून का मतलब जब भी लेते हैं हम क्रिसेंट अर्धचंद्र का लेते हैं। स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो इस पूरे लैटिन नाम ने, उसकी फैमिली ने हमें गुडुची का एक मॉर्फोलॉजिकल विवरण दे दिया कि जिसके सीड छोटे हों, जिसके सीड क्रिसेंट लाइक हो, जिस फैमिली के सभी सीड्स जो है मून की तरह होते हों, जिसके लीफ हार्ट शेपेड हों। तो लैटिन भी एक वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे बहुत कई कदम आगे है। यहाँ तो एक एक अक्षर का एक अर्थ होता है। राम रमन्ते योगिनः यत्र, राम का अर्थ है जहां पर योगी रमण करते, यानी कि योग योगीश्वर। राम का अर्थ होता है योग योगीश्वर। जो योग योगीश्वर होगा उसी में तो योगी रमण करेंगे। वाह गति गंधन योग, जहां गति होगी वहां वात होगा। गंधन योग मतलब सूचना, गंधन का मतलब सूचना भी होती है। जहां इंफॉर्मेशन होगा, जहां सेंसरी चीजें होंगी, जहां मोटर चेंज होगा, वह सभी वात के अंतर्गत आएगा। पित्त तप से बना है, जहां उष्णता है वही पित्त है। केन जलेन कलति, कफ, क से जो विकसित होती हो, क से जो बढ़ती हो, वो कफ है। श्लिष आलिंगने, जहां श्लेष्मा हो, एक दूसरे को बांध रखने की चित्त। आलिंगने मतलब एक दूसरे को बांध रखने की सामर्थ्य। श्लिष आलिंगने, एक दूसरे को बांध रखने का जहां सामर्थ्य हो, वह श्लेष्मा है। तो संस्कृत का ज्ञान थोड़ा आवश्यक अवश्य है। इसके लिए आयुर्वेद के सही ज्ञान के लिए एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। लिखा गया है जहां पर विभीतक स्त्रीलिंगस्यात्, यानी कि विभीतक नाम का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। विभीतकः, विभीतकम, विभीतकी। अब विभीतकी कहाँ होगा, विभीतकम कहाँ होगा, विभीतकः कहाँ होगा?
क्योंकि हम जब पढ़ेंगे, अगर विभीतकी लिखा है तो उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे। किसी कॉन्स्टिट्यूएंट में विभीतकम लिखा होगा तो उसके दूसरे पार्ट का हम लेंगे, विभीतका लिखा होगा तो दूसरे पार्ट को लेंगे। देखिए, फल जो है वो नपुंसक लिंग है। जहां आमलकम लिखा हो, विभीतकम लिखा हो, वहां हम उनके फल लेंगे। जहां विभीतकी लिखी हो, विभीतका लिखा हो, वहां से पूरे वृक्ष का ग्रहण होता है। अगर कुछ है तो उसके तो लिखा हुआ है त्वचा लीजिए, कुछ नहीं लिखा है तो उसका रूट लीजिए। और बड़े बड़े पेड़ों का तो रूट नहीं लेना चाहिए ना, वो सूख जाएंगे। इसके लिए भाव प्रकाश ने निर्देश दिया है। कहा है महांत यानी मूलानि काष्ठ गर्भाणी यानी च तेषां तु वल्कलम ग्राह्यम ह्रस्व मूलानि कृष्णश। जो महान मूल हैं उनका वल्कल लेना चाहिए, मीन्स मूल त्वक लेना चाहिए। और जहां छोटे मूल है, ह्रस्व मूलानि कृष्णशः, यानी कि पूरे छोटे मूलों को समूचा लेना चाहिए, या कृष्णशः का मतलब संपूर्ण प्लांट को भी हम ले सकते हैं। हर चीजों का वर्णन आयुर्वेद में है, बस हमारे जीवन में इतना समय नहीं है। संपूर्ण जीवन भी मिला दिया जाए तो इतना समय नहीं है कि हम आयुर्वेद की किसी एक संहिता को भी आत्मसात कर लें। यह हमारी कमी है, मगर आयुर्वेद में कमी नहीं है। वह इतना बलवान है। स्वयं शाश्वतो निर्दिश्यते। शाश्वत मतलब क्या होता है? जो कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसका ज्ञान अनुभवजन्य है, वह शाश्वत है, इसलिए यह कभी मिटता नहीं, चाहे मोहम्मद गोरी आए, चाहे ब्रिटिश आए, चाहे कोई भी आए। अस्तु, एक और उदाहरण देना चाहूंगा बच्चों के लिए खास करके, कि विडंग का जहां वर्णन है ना, वहां यही लिखा है पुंसी क्लीवे विडंग स्यात्। अक्सर जब पूछ देते हैं बेटा इसका अर्थ क्या है, तो बच्चे तो बहुत ज्यादा संस्कृत बैकग्राउंड से तो आए नहीं, बता देते हैं कि पुरुषों के क्लीवता में, नपुंसकता में विडंग का प्रयोग है। ऐसा नहीं बेटा। पुंस क्लीवे विडंग स्यात्, जैसे विभीतका स्त्रीलिंग स्यात् है ना, उसी तरह पुंस क्लीवे विडंग स्यात्, यानी विडंग का प्रयोग, विडंग नाम का प्रयोग हम क्लीव अर्थात नपुंसक लिंग में विडंगम भी कर सकते हैं, और पुंस यानी विडंगह भी कर सकते हैं। विडंगी नहीं कर सकते। यहाँ पर स्त्रीलिंग विडंग के लिए नहीं होगा, जबकि विभीतक के लिए स्त्रीलिंग है, आमलकी के लिए स्त्रीलिंग है, आमलकम भी कह सकते हैं। आमलक फलम व्यवस्थापना। अस्तु। अब देखिए, हम आहार के बारे में देखिए चुके कि आहार किसे कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते। आहार और औषध में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डिमार्केशन हम नहीं कर सकते। शायद मैंने एक चीज छोड़ दिया है क्या, जो इसने कहा, मेरे प्रिय शिष्य रवि ने, उसको भी ज्ञान देना मैं चाहूंगा बच्चों को, अपने पीजी के छात्रों को, कि राय निघंटु का वर्णन कहा ना उन्होंने, तो राय निघंटुकार ने भी, वह द्रव्यगुण के बहुत बड़े विद्वान थे, और एक तरह से कहा जाए तो जो कट्टर कहा जाता है ना, वो थे। उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद में भी द्रव्यगुण का वर्णन किया। क्या कहा? द्रव्याभिधान गद निश्चय काय सौख्यम शल्यादि भूत विष निग्रह काल बाल वैद्यम विद्याद रसायन वरम दृढ़ हेतु आयु श्रुते चतुरंगम यहाँ शंभु। और उन्होंने 8 अंगों में पहला अंग माना द्रव्याभिधान, दूसरा गद निश्चय, तीसरा काय सौख्यम, चौथा काय सौख्यम, चौथा शल्यादि मतलब शल्यशाला के, पांचवा भूत निग्रह, छठा विष निग्रह, सातवां बाल वैद्यम, और आठवां विद्यात रसायन वरम, रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा को उन्होंने काय चिकित्सा से अलग रखा था। इसीलिए हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये चाह रहे हैं कि रसायन चिकित्सा नामक एक अलग से बने सेक्शन। समय आने पर देखा जाएगा, प्रयास तो है ही। तो ये एक इतने कट्टर द्रव्यगुण के पक्षपाती थे हमारे राय निघंटुकार पंडित नरहरि, उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद में भी द्रव्यगुण को स्थान दे दिया। यह श्लोक राय निघंटु का ही है। एक बार पुनः दोहराता हूं कि द्रव्याभिधान गद निश्चय काय सौख्यम शल्यादि भूत विष निग्रह बाल वैद्यम विद्याद रसायन वरम दृढ़ हेतु आयु श्रुतेर द्विचतुरंगम यहाँ शंभु। सीधे शंकर जी से जोड़ दिया। तो शंभु ने ऐसा कहा है कि अष्टांग आयुर्वेद में एक हमारा ये भी है, द्रव्यगुण भी है।
अब जहां तक आहार की बात है, आजकल के पढ़े लड़के साइंस के आ रहे हैं, बायोलॉजी के आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। सब बैलेंस डाइट को जानते होंगे। क्या आपको मालूम है, हमारी परंपरा में भी, हमारी संस्कृति में भी, हमारे आयुर्वेद में भी बैलेंस डाइट की परिकल्पना की गई है। ठीक उसी तरह जैसा कि हम आज के बैलेंस डाइट में करते हैं। उदाहरण लीजिए, मैं आज को करूंगा अनुनय विनय कि जब एक रोटेशन खत्म हो जाए तो जब दोबारा आयुर्वेद द्रव्य गुण का आए तो उसमें भी मुझे एक बार दीजिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो सभी रट के और पढ़ के बोल जाऊं। मैं बच्चों के हृदय में, अपने पीजी स्टूडेंट्स के हृदय में कुछ ऐसी बातें डालना चाहता हूँ जिससे उन्हें आयुर्वेद के प्रति गर्व हो, आयुर्वेद के प्रति आस्था बढ़े, आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़े, ताकि वो समाज में निर्भय होकर के आए। तो मैं बैलेंस डाइट की बात कर रहा था। देखिए, अगर चरक सूत्र 5 को देखिए, जहां वो आहार का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, साफ साफ कहा, षष्टिकान शालिमुद्गांश्च सेंधव आमलकम यवान आंतरिक्षम पयः सर्पि जांगलम मधुचाभ्यसेत। उन्होंने कहा कि अभ्यास करना चाहिए, यानी कि ये है हम अपनी डाइट में रखना चाहिए, यानी कि इसको हमें अपनी पूरी डाइट मानना चाहिए, बैलेंस डाइट मानना चाहिए। किस किस को? षष्टिकान। षष्टिकान मीन्स आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। शाली, ये भी शाली चावल जितने कार्बोहाइड्रेट प्रबल होते हैं। मुद्गान, मुद्ग वर्ग में जो इत्यादि जो लिखा हुआ है सब प्रोटीनस होते हैं। सैंधव, वो साल्ट और मिनरल्स होते हैं। आमलकम, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यवान, ये पुरुष जनन है, स्नेह व्यापक प्रतिषेधक है। और आजकल के बीमारियों में जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें तो यव का भक्षण करना चाहिए, न केवल मधुमेह में, बल्कि कहा गया है यव प्रभावी यव प्रधानस्तु भवेत् प्रमेही। मगर मैं तो कहता हूं कि जितनी हाइपरलिपिडीमिया है, ओबेसिटी है, या जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें यव का प्रयोग करें, आहार का व औषध के रूप में काम करें। आंतरिक्षम पय, हालांकि अंतरिक्ष पय तो इसमें मुश्किल है, पर तात्पर्य उनका था कि शुद्ध जल। सर्पी, सर्पी में प्रोटीन भी है, फैट भी है। और जांगलम मधुचाप्य से, और जांगल मांस और मधु। अगर मांसाहारी व्यक्ति हो तो जांगल मांस ले, और मधु, क्योंकि मधु में न केवल शर्करा है बल्कि उसमें एंजाइम्स हैं। मधु है क्या? हनी बीज क्या करती हैं? फूलों पर जाती हैं, उनका रस लेती हैं और उनको रिगर्जिटेट करती हैं। हनी बी में जब रिगर्जिटेट करती हैं तो उनके मुंह के एंजाइम्स उस मधु में आ जाते हैं। तो मधु केवल मधु नहीं है, केवल एक व्हीकल नहीं है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि जिस भी द्रव्य के साथ दिया जाए उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। और इसीलिए इन्हीं एंजाइम्स के कारण मधु का लेटेस्ट प्रयोग क्रॉनिक वुंड हीलिंग में हो रहा है, क्योंकि डिब्राइडमेंट एक सेल्फ होता है, एक डॉक्टर के द्वारा किया हुआ होता है। तो जो डॉक्टर के द्वारा डिब्राइडमेंट तो हो जाता है, लेकिन फिर नीचे से टॉक्सिन्स और नीचे से वो स्लफ्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर मधु का हम लेपन कर दें डिब्राइडमेंट के बाद, तो वो स्लफ्स जो आएंगे, मधु उनको खुद डिब्राइडमेंट करता रहेगा 12 घंटे 24 घंटे तक। तो मधु फुल ऑफ एंजाइम्स होता है। वो एंजाइम्स क्लियर करते हैं न केवल घाव को, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी, और वो एंजाइम्स फैसिलिटेट करते हैं औषधि को उसके प्रसार के लिए, उसके फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। योगवाही है ना, कहा गया है। हमने अपने शब्दों में कहा योगवाही है, लेकिन आज साइंस प्रूव कर रहा है। हमने कहा पिप्पली, योगवाही है। आज साइंस प्रूव कर रहा है कि उसमें पाइपरिन नाम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह बायो इनहांसर है, और इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस के भी पेशेंट में कई सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ऐसी आ रही हैं जिसमें पाइपरिन मिला हुआ है, क्योंकि उसको मिला देने से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के डोज या उसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाता है। मित्रों, हमारे आयुर्वेद में जो भी लिखा है कभी भी उसके साथ हम बहस न करें, अश्रद्धा न करें, क्योंकि आज वो चीजें हम कह सकते हैं कि वह कंजर्वेटिव है, लेकिन कल आने वाला विज्ञान उसे साइंटिफिक सिद्ध करने वाला है। तो हम अपने क्यों बुरे बने? इसलिए हमेशा अपने चीजों में, अपने आयुर्वेद के सिद्धांतों में
अपने आयुर्वेद के द्रव्यों में प्रगाढ़ विश्वास रखें। तो ये एक डाइट का हुआ। दूसरा एक उदाहरण देखिए, कौटिल्य ने, चाणक्य ने सेकंड बीसी, ईसा से 200 वर्ष पूर्व ही एक दिया था, आर्यभक्त। आर्यभक्त नामक एक टर्म की व्याख्या, टर्म को दिया। आर्यभक्त क्या होता है? आर्य मतलब सुंदर या सुलक्षण या बैलेंस्ड। कहा जाता है ना कि हमारे हिंदुस्तान में आर्य आए, हम आर्यों के वंशज हैं। आर्य समाज यानी कि एक सुसज्जित सुंदर समाज। तो कौटिल्य ने आर्यभक्त नाम के शब्द का उल्लेख किया है। आर्यभक्त क्या है? यानी कि सुंदर रूप से खाना खाया हुआ पुरुष, या सुंदर रूप से बैलेंस रूप से खाया जाने वाला आहार। और यहीं पर कौटिल्य एक ऐसा विद्वान था जिसने एक ही पुस्तक में इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, एथिक्स, मेडिकल एथिक्स और न जाने क्या क्या उन्होंने भर डाला। उनके दिमाग की कल्पना हम नहीं कर सकते। उसी अर्थशास्त्र का है, आर्यभक्त शब्द का उल्लेख किया है, और न केवल उल्लेख किया है बल्कि कहा कि आहार की मात्रा दो प्रकार की होती है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह आहार की कुल मात्रा है, परिग्रह आहार के विभिन्न घटकों की पृथक पृथक मात्रा है। और उन्होंने मात्रा केवल कहा नहीं, दिया भी, लिखा भी। तो कहा कि ओदन एक प्रस्थ खाना चाहिए, यानी 700 ग्राम। सूप एक कुड़ाव लेना चाहिए, यानी 175 ग्राम। लवण 1/15 कुड़ाव लेना चाहिए, यानी लगभग 10 ग्राम। 24 घंटे के लिए बता रहा हूं। घृत तेल को 1/4 कुड़ाव लेना चाहिए, यानी 45 ग्राम। आज की दृष्टि से भले उचित नहीं है, मगर मित्रों उस समय पुरुष हृष्ट पुष्ट हुआ करते थे, लंबे चौड़े हुआ करते थे, वो परिश्रम करते थे, क्योंकि उस समय हमारी तरह आवागमन के साधन नहीं थे। इसलिए वहां पर 45 ग्राम घृत तेल कहा, 700 ग्राम ओदन कहा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ 11वीं शताब्दी में जब चक्रपाणी का समय आया, तो चक्रपाणी ने भी कहा, और उनको ये प्रेरणा मुझे जहां तक अंदाज है कि वह कौटिल्य से ही मिली होगी। तभी उन्होंने कहा, क्योंकि वो सर्वग्रह परिग्रह शब्द जो है कौटिल्य दे चुके थे सेकंड बीसी में, और उसको 11वीं एडी में हमारे चक्रपाणी ने कहा, सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन सर्वग्रह। सभी आहारों का एक साथ एक पिंड में ग्रहण करना सर्वग्रह कहलाता है। परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहणम एकैकत्वेन आहार द्रव्याणाम। और परिग्रह उसे कहते हैं जब एक एक आहार द्रव्यों का अलग अलग प्रमाण लिया जाए। और इतना ही नहीं, उपयुक्त सूत्र की व्याख्या में चक्रपाणी ने कहा कि 24 घंटे में एक आदमी को अन्न 175 ग्राम लेना चाहिए। दो बातें हो सकती हैं, एक तो 1100-1300 साल में मनुष्यों की पाचन शक्ति या मनुष्यों की कार्य करने की शक्ति उतनी न रह गई हो, इसलिए 700 ग्राम से घट करके 175 ग्राम आ गए। मगर ये मेरी बहुत बात नहीं जचती। ये मुझे ये लगता है कि जो कौटिल्य ने कहा वो 700 ओदन कहा, वहां उनका तात्पर्य भात से था, जिसे हम पका खाते हैं। और जो हमारे चक्रपाणी ने कहा, उनका अन्न 175 ग्राम उतना चावल या गेहूं से था, जो अनकुक्ड है। तो देखा जाए तो ये बात सही लगती है कि इन्होंने अनकुक्ड आहार का मात्रा दिया और उन्होंने कुक्ड आहार की मात्रा दी। चक्रपाणी ने कहा कि अन्न 175 ग्राम एक कुडाओ, सूप एक पल यानी 40 ग्राम, मांस 2 पल यानी 80 ग्राम, ये खा सकते हैं। यह मात्रा जो चक्रपाणी की है वो आजकल के डायटेटिक्स से मिलती जुलती। तो मैं देखता हूं कि जो डायटेटिक्स उस समय था आहार के बारे में, कौटिल्य ने जो परिकल्पना दी, चक्रपाणी ने उनसे प्रेरित होकर लिखी होगी, वह आज भी है। उतना ही प्रोटीन लें, हम फूड में सबको सम्मिलित करें, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले। तो इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो केवल आहार की मात्रा ही नहीं होती, अष्टौ आहार विधि विशेषायतनानि भी हैं प्रकृतिवान स्थान में। प्रकृतिकरण संयोग राष्ट्र देश काल उपयोग संस्था उपयोक्ता इति अष्टमान भवन्ति। बहुत जरूरी है
आप देखिए, आप पढ़ते हैं क्या, संयोग विरोध पढ़ाया जाता है ना आयुर्वेद में 3rd ईयर में। वो संयोग विरोध केवल औषधियों के लिए थोड़े है, आहार के लिए भी तो है। तो इसीलिए प्रकृति, किस प्रकृति के पुरुष को किस प्रकृति का आहार लेना चाहिए, यह वैद्य निश्चित करेगा। कर्ण, यहाँ कर्ण दूसरी चीज, यहाँ कर्ण औषधि के रूप में नहीं आया है, यहाँ कर्ण आया है विधि के रूप में। किस विधि के रूप में लेंगे हम उसे, या तो हम उसका यागू लेंगे, पेया लेंगे, या उबाल कर लेंगे, या उसको फ्राइड करके लेंगे। यहाँ प्रोसेसिंग के रूप में आया है। संयोग, अगर चावल लेंगे तो हम किसके साथ लें। चावल का बार बार इसलिए उपयोग मैं कर रहा हूँ, मुझे चावल बहुत पसंद है ना। मैं थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला हूँ और मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। और इस बात को आपको मैं पुष्ट करूं कि जर्मनी में एक अध्ययन हुआ था, उसमें ये सही बात है, ये कोई मुंह कपोल कल्पना नहीं है, जिसमें सभी प्रकार के सभी देशों के आहारों का अध्ययन किया गया था। और ये देखा गया था कि चावल, दाल और सब्जी, ये भारत का जो आहार है वो द बेस्ट मील है। इससे हमें सब कुछ मिल जाती है। चावल के अनुसार एनर्जी भी मिलती है, दाल से प्रोटीन भी मिलती है, और वेजिटेबल्स से हमको मिनरल्स सब और एंटीऑक्सीडेंट सब मिल जाते हैं। ये सही बात है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज माइग्रेन को फैलाने वाले एक मुख्य कारण जो है ग्लूटेन है। ये ग्लूटेन सबसे ज्यादा गेहूं जौ में पाया जाता है। देखिए, एक ही मनुष्य में कुछ गुण भी होते हैं और गुण भी होते हैं। अगर यह मधुमेही के लिए ठीक ठाक है, अच्छा है, पथ्य है, या ओबेसिटी में पथ्य है, मगर ऐसा तो नहीं कि वो पूर्ण रूप से सब सही हो। तो यव में या गेहूं में ग्लूटेन नाम का पदार्थ मिलता है। और आज आप जब आप ये जाते हैं दुकानों पे, ब्रेड खरीदने जाते हैं, ब्रेड के प्रिपरेशंस खरीदने जाते हैं, तो उस पर लिखा होता है दिस ब्रेड कंटेन्स ग्लूटेन। वहां पर वार्निंग भी होती है। जब आप ब्रेड खरीदने जाएं, बन खरीदने जाएं, अच्छी अच्छी दुकानों पे जो बहुत बड़े बड़े जनरल स्टोर्स हैं, उसमें माल्स में, उसमें लिखा रहता है दिस कंटेन्स ग्लूटेन, क्योंकि गेहूं है, गेहूं या मैदा है से बना है, या जौ से बना है, उसमें ग्लूटेन। ग्लूटेन एक ऐसी चीज है तो प्रोटीन सबको नुकसान नहीं करती, लेकिन जिसमें नुकसान करती है उसमें क्रॉन्स डिजीज पैदा कर देती है, यानी कि आंतों में अल्सर, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में बात नहीं, स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अल्सर कर देती है, माइग्रेन पैदा करती है। और इस ग्लूटेन का कंसंट्रेशन, जितना हमारा आहार पुराना होगा उतना ग्लूटेन का कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ता जाता है। जैसे हमने रोटी बनाई, बासी कर दी, कई लोगों को बासी रोटी अच्छी लगती है, कई लोगों को, मुझे भी अच्छी लगती है बासी रोटी और गर्म सब्जी या गर्म जलेबी लोग खाते हैं। तो बासी रोटी खाने में ग्लूटेन 12 घंटे में दुगना ग्लूटेन कंसंट्रेशन उसमें हो जाता है। चावल के साथ ऐसी बात ही नहीं, चावल में ग्लूटेन नहीं होता। इसलिए चावल एक अच्छा आहार है, बशर्ते कि अगर मधुमेही में भी देना हो तो आप उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। यह बात अलग है कि हम, चूंकि वह एनर्जी यील्डिंग ज्यादा है, हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें न दिया जाए, तो ये चावल को नियमित एक संयमित मात्रा में दे देंगे और कह देंगे अगर तुम्हें चावल खाना हो तो ठीक है, 1 कप चावल खाओ, मगर बाकी पेट जो खीरा ककड़ी से भरो, ताकि तुम्हें तृप्ति का अनुभव भी तो हो। क्योंकि जब तक स्टमक के स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, तब तक सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो है वह संतुष्ट नहीं होगा और उसे लगेगा कि भूख लगी हुई है। अतः हम कभी भी मरीजों को ये नहीं कहते कि तुम आज 2 ही रोटी खाओ, इसे खाना मत, डायबिटीज या शुगर इतना बढ़ा हुआ है, कभी ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। वह वरना वो कुपोषण से युक्त हो जाएगा, उसका सैटिस्फैक्टरी सेंटर कभी संतुष्ट नहीं होगा, उसको बाद में मेंटल डिसऑर्डर्स और सब चीजें हो जाएंगी, डिप्रेशन हो जाएगा। तो मुझे तो क्या है फायदा है जिंदगी से कि मुझे खाली पेट रहना पड़ता है। डिप्रेशन हो जाए, मधुमेह के डिप्रेशन से, डायबिटिक न्यूरोपैथी के डिप्रेशन से, सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइडल अटैक, सुसाइडल कमिटमेंट हमने देखा है। इतना दर्द होता है कि न्यूरोपैथी में कि सुसाइड पेशेंट कर लेता है। तो यहाँ पर वैद्य की युक्ति काम करती है। द्रव्य तो सभी पूरी जगह अवेलेबल है, लेकिन युक्ति प्रधान वैद्य को इसीलिए कहा गया है कि देखो मरीज को पुरुषम वीक्षे,
और तब उसकी चिकित्सा करो। तो आहार की यहाँ प्रहलाद और विशेष आयतन में था प्रकृति, आहार की प्रकृति कैसी हो, औषधि की प्रकृति कैसी हो, कर्ण किस फॉर्म में दें। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, चरक के चिकित्सा स्थान में जो रसायन प्रकरण मेध रसायन में क्या कहा गया है, कोई एक छात्र एक आध श्लोक शुरू का बोल रहे, कहा गया है ना कि जिसमें यह वर्णन है कि रसो गुरुच्यास्तु खलुसंग पुष्प्या, है ना, यानी कि अगर गुडुचि को हम रस के स्वरूप में देंगे, रसो गुरुच्या समूल पुष्प्या कलका प्रयोज्य खलुसंग पुष्प्या, अब स्वरूप लेने के लिए अभी याद भी आ जाएगी, यानी कि अगर उस गुडुचि को हम रस स्वरस के रूप में लेंगे तो मेध्य रसायन काम करेंगे। मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषण शंख पुष्पी, वो वाला श्लोक में कह रहा हूं, है ना। यानी कि मेध अगर गुडुचि को हम क्वाथ के रूप में देंगे तो वो अन्य काम कर सकती है, ज्वरहर हो सकती है, कोई और काम कर सकती है, लेकिन वो मेध्य रसायन नहीं हो सकती। इसीलिए जिस डोजेज फॉर्म में हमारे आयुर्वेद में कहा है ना, उस डोजेज फॉर्म में उस औषधि को लेना आवश्यक है। हम 10 मूल क्वाथ जो देते हैं और 10 मूल घनवटी देते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है उस 10 मूल में, जब बेल में आप जानते हैं कि बेल में तमाम एरोमेटिक सब्सटेंसेस रहती हैं, अगर हम इतना क्वाथ करेंगे, इतना कथित करेंगे कि वो गाढ़ा हो जाए तो समूची एरोमेटिक सब्सटेंसेस तो निकल गई, 10 मूल में बेल का तो कोई असर ही नहीं रहा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में जिस डोजेज फॉर्म, जिस कल्पना में कही गई है औषधि या आहार, उसी कल्पना में लेने चाहिए, तभी हमें वांछित फल मिलेगा। अथवा कुछ दूसरे फल मिल सकते हैं जो हितकारी भी होंगे, अहितकारी भी होंगे। सो गुडुच्या तो खल शंख पुष्प्या, ये समूल पुष्प्या, मतलब अगर शंख पुष्पी को लेना हो तो हम समूल पुष्प्या यानी मूल सहित शंख पुष्पी को हम उसका स्वरस देंगे तो वह मेध्य रसायन काम करेगी। क्षीरण यष्टि मधुकर से चूर्णम, मधु यष्टि मधु को हम क्षीर के साथ देंगे तो मेध्य रसायन कार्य करेगा, वरना अगर ऐसे चूर्ण के रूप में लेंगे तो मेध्य रसायन नहीं, बल्य हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा, अन्य कार्य करेगा। लेकिन मेध्य रसायन कार्य तभी करेगा जबकि वह क्षीर के साथ देंगे। इसीलिए यहाँ दिया गया है कर्ण। दूसरा है कर्ण, जिस फॉर्म में भोजन को कहा गया उस फॉर्म में आप ग्रहण करें। संयोग के बारे में बता ही चुका हूं, एक ही चीज मधु और घृत है, समान मात्रा में लीजिए विष का काम करेगी, अलग अलग मात्रा में लीजिए विष काम नहीं करेगी। सप्तामृत लौह उसका प्रमुख उदाहरण है, पंचामृत लौह ही तो हमें मार्केट में मिलता है, शायद और घृत तो हम बाद में मिलाते हैं। राशि जितनी मात्रा में कही गई हो, देश जिस देश में आप हो और जिस देश में औषधि उत्पन्न हुई हो या आहार उत्पन्न हुआ हो, जैसे कि हमें यूपी बिहार के धान और कर्नाटक के धान के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएशन में अंतर मिलेगा। असम के धान में कुछ अलग ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उनकी मात्रा में अगर वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो उनके कंसंट्रेशन में, उनकी मात्रा में फर्क पड़ेगा। और किस पुरुष को देना है, किस देश, किस शरीर में देना है, इसका भी ध्यान रखें। देश का मतलब शरीर भी, और किस देश से इसे प्रोक्योर किया गया है उसका भी ध्यान रखें। काल क्या है इसका भी ध्यान रखें। शीत ऋतु है, शीत वाले आहार द्रव्य न दें। उपयोग संस्था जो हमारे शरीर है और उपयोगिता किस प्रकार, किस तरह और किस ऋतु में, इन सभी बातों का विचार करके, किस आसन में बैठ करके, किस तरह, किस सुबह, कब शाम, कब क्या लें, इसका करना चाहिए। तभी हम आहार द्रव्यों का समुचित उपयोग कर पाएंगे और उससे पाने वाले फलों का हम लाभ उठा पाएंगे। अब देखिए, अगर चरक ने जो कहा, शुरुआत मैंने सूत्र बोला था, षष्टिकान सालिमुद्गांश सेंधो मामलक यवान आंतरिक क्षम पयः सर्प जांगलम मधुचाभ्य से, उसका विस्तार उन्होंने किया यज्ञ पुरुषीय अध्याय में, चरक सूत्र 25 में। क्या कहा वहां उन्होंने यज्ञ पुरुषीय अध्याय में उसको 12 भागों में बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि हम अलग अलग पुरुषों के लिए आहार हमें नियत करना है। डाइटिशियन आज ही थोड़े होते थे, केवल आज थोड़े होते हैं। हमारे उस समय के वैद्य बहुत बड़े डाइटिशियन थे।
उन्होंने 12 इसी तीनों आहार, इन्हीं आहारों को, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पुनः 12 भागों में बांटा। क्या कहा? शोक धान्य, शमी धान्य, जल वर्ग, लवण वर्ग, शाक वर्ग, मांस वर्ग, घृत वर्ग, दुग्ध वर्ग, वसा तैल वर्ग, कंद वर्ग, फल वर्ग, इक्ष विकार वर्ग। फल भी है, शाक वर्ग भी है, क्योंकि एक ही कई बार आप देखते हैं कि जैसे बिल्व है, उसके फल में अलग गुण है, उसके रूट में, मूल में अलग गुण है, उसकी त्वचा में अलग गुण है, अपामार्ग के पौधे में अलग गुण है, लेकिन उसका क्षार बना दिया, उसका अलग गुण है, उसकी मंजरी में अलग गुण है, अलग गुण कर्म है। तब पौधे के, वनस्पतियों के प्रत्येक अंग में अलग अलग गुण कर्म होते हैं। और इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम शाक वर्ग अलग करें, फल वर्ग अलग करें, कंद वर्ग अलग करें। इक्षु भी वनस्पति है, मगर हम इक्षु का अलग उन्होंने वर्ग ही बना दिया, इक्षु विकार वर्ग। वसा तेल अगर दुग्ध वर्ग बनाया ही था तो वसा वर्ग जो फैट ग्रुप है बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि दुग्ध में भी तो फैट होता है। नहीं, उन्होंने दुग्ध का अलग वर्ग बनाया। उस दुग्ध में गाय के, भैंस के, बकरी के, सभी के दुग्ध का वर्णन किया। वसा में भी आप देख लीजिए, अन्य तमाम प्रकार के वसाओं के गुण कर्मों का वर्णन किया। लवण वर्ग में देख लीजिए कितना सैंधव से लेकर तमाम लवण के बारे में बता गए, जल, तमाम प्रकार के जलों के बारे में बता गए। तो ये हमारे पूरा पूर्वज, आयुर्वेद के पूर्वज न केवल बहुत अच्छे चिकित्सक थे, बल्कि बहुत अच्छे डायटिशियन भी थे, और बहुत अच्छे डायटेटिक्स की ज्ञान भी उनको था। स्पष्ट कहा है कि यदा आहार जातम समाश्चैव शरीर धातुं प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोति इत्येतद् हितम विपरीतम अहितम। जो हमारे आहार है वो शरीर धातुओं को जो आहार प्रकृति में स्थापित करे वो हिताहार है, और जो उनको विषम करे, विषमांश करोति, वह अहिताहार है। यानी कि इस श्लोक के पीछे क्या नेपथ्य में क्या है? नेपथ्य में है कि शरीर धातुं प्रकृतौ स्थापित, आहार के बारे में। और औषधि में हम लोग क्या चरक ने कहा है कि चिकित्सा क्या है? या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुः समा। तो योग क्रिया शरीर की धातुओं को सम करे, वह चाहे वो पंचकर्म हो, चाहे औषधि हो, चाहे आहार हो। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो आहार और औषधि में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता। हाँ, ये बात कहा है लोगों ने कि रस प्रधान आहार द्रव्य होते हैं और वीर्य प्रधान औषध द्रव्य होते हैं, है ना। तो यहाँ भी रस का मतलब ये होता है कि वह रस का मतलब पोषण से है, और वीर्य का मतलब उनके विशिष्ट वीर्य से है, विशिष्ट कार्य उनके शक्ति से है। रस हम आहार द्रव्य, रस प्रधान द्रव्यों को इसलिए बनाया गया कि वो रसों के द्वारा हमारे शरीर का प्रीणन कर सकें, और यहाँ पर रस का तात्पर्य पोषण से ही लिया गया, क्योंकि वही रस जो है एब्जॉर्ब होने के बाद से पूरे शरीर में सभी स्रोतों में दौड़ता है। रसति आहार हर गच्छति, निरंतर जाता रहता है। वीर्य प्रधान बनाया गया कि औषध द्रव्य को बता दिया गया। मगर अजवाइन को क्या कहेंगे आप? वीर्य प्रधान है, मगर रोज हम औषध आहार में खाते ही हैं, अदरक रोज आहार में खाते ही हैं, लहसुन रोज आहार में खाते हैं, ये औषधियां भी तो हैं, और उसी मात्रा में खाता है जिस मात्रा में औषधि में कहा गया है, बल्कि उससे ज्यादा मात्रा में भी खा लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आहार द्रव्यों और उनका प्रयोग एक बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना, और मैं आभारी हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमें अपनी राय देने का मौका दिया। अब देखिए भाई, मैं कह दिया हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं रुकूंगा जब तक कि हमारे आयोजक खुद ना कह दें कि अब रुक जाइए, टाइम कम हो गया है, या जब तक मैं ना थक जाऊं, क्योंकि मैंने अभी एक चाय पी है, मैं हर घंटे चाय पीता हूं, और उतनी दूर से आप मेरे लिए चाय भेज नहीं सकते। खैर चलिए, इस आहार द्रव्यों के अच्छा, दूसरी बात है कि मैं केवल शिक्षकों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने प्रिय छात्रों के लिए बोल रहा हूं। मेरे प्रिय छात्र मेरी कमाई है, ये मेरी अर्निंग्स हैं। जिस दिन हम आयुर्वेद का शिक्षक ये समझ लगा कि ये छात्र मेरे अर्निंग्स हैं,
आप सोचिए मुझे कितनी खुशी होती है जबकि मैं मेलबोर्न जाता हूँ, जब मैं ब्यूनस आयर्स जाता हूँ, वहां मेरे छात्र जो कि वहां के बड़े ऊंचे पदों पे हैं, वो एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी रख के पढ़ते हैं। क्या किसी अरबपति टाटा बिरला को ऐसा सुख संतोष मिलेगा जितना एक शिक्षक होने के नाते मुझे मिलता है? चाणक्य को संतोष तब मिला जो उसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। वो चाहता तो खुद भी राजा बन सकता था, नहीं, क्योंकि उसके अपने शिष्यों से प्यार था, अपने शिष्यों पे उसने ज्ञान की वर्षा की थी। और वही प्यार में आज न केवल अपने छात्रों बल्कि आयुर्वेद के सभी छात्रों जो कभी हमारे यहाँ घूमने आते हैं गार्डन में, या जहां कभी मैं जाता हूं, मैं निश्चित रूप से एक लेक्चर 1 घंटे का जरूर लेता हूं। अब आहार का वर्गीकरण देखिए कैसे उन्होंने किया, योनि के आधार पर भी किया। सावरजांगम वनस्पति से प्राप्त, प्राणियों से प्राप्त। प्रभाव की दृष्टि से किया, हित और अहित, क्योंकि देखिए आप हिततम आहार, अहितकर आहार, अहितकर आहार दोनों का वर्णन है। सबसे खराब फल माना गया किसको? लकुच को, जबकि लकुच में आमलकी में वही गुण है, सेम गुण है, उसके बावजूद आमलकी को उत्तम माना गया और लकुच को निकृष्ट फल माना गया, निकृष्टतम फल माना गया। मेरे प्यारे बच्चों, शिष्यों, मैं एक बात और यहां कहना चाहूंगा, क्योंकि लकुच की बात आ गई, तो आप हमेशा संहिताओं से भी पढ़िए। आप द्रव्य गुण विज्ञान या और सब पुस्तकें पढ़िए, लेकिन भाव प्रकाश निघंटु, कभी कोई निघंटु, जैसे पुस्तक पढ़ते पढ़ते मन ये हो जाता है, एक रस हो जाता है ना। ये मैं केवल सेकंड क्लास के छात्रों को नहीं कह रहा हूं, ये मैं सभी फाइनल ईयर तक के छात्रों को कह रहा हूं, पीजी के छात्रों को कह रहा हूं कि आप मूल शास्त्र का अध्ययन कीजिए, और केवल मूल शास्त्र का अध्ययन ही नहीं कीजिए, उसके नीचे जो कमेंटेटर्स व्यू है उसको देखिए। अगर मैंने वो कमेंटेटर्स व्यू नहीं देखा होता तो 1983 में जब मुझे टॉपिक दिया गया कि एमडी का टॉपिक दिया गया कि इफेक्ट ऑफ दशमूल ऑन डायबिटिक न्यूरोपैथी, मेरे गुरु थे प्रोफेसर जेके ओझा जो बाद में डीन भी बने। उन्होंने कहा कि द्विवेदी तुम एक अच्छे कॉलेज से हो, लखनऊ कॉलेज से हो, तुमको एक टॉपिक देता हूँ, दशमूल को देखो, लेकिन इस दशमूल में गोक्षुर नहीं पड़ेगा। मैं चकरा गया, मैं तो यूजी पास करके आया था। हम कहा सर गोक्षुर नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? कहा कि तुम खोजो क्या पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान। अचानक किसी हमारे शिक्षक ने ही कहा कि द्विवेदी क्यों नहीं तुम देखते हो कमेंटेटर्स व्यू, चक्रपाणी को देखो, डल्हन को देखो। और आज भी सत्य है बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, सुश्रुत संहिता की कोई भी कमेंट्री उठाओ, डल्हन की या चक्रपाणी की, सूत्र स्थान में तो डल्हन चक्रपाणी दोनों की कमेंट्री है ना, उसमें नीचे जहां दशमूल के घटकों का, खास करके लघु पंचमूल के घटक का वर्णन है, वहां नीचे लिखा हुआ है कि केचिद येक्षुरक गोक्षुरक स्थाने एरंडम पठन्ति। ऊपर लिखा हुआ है गोक्षुर लघु पंचमूल घटक में, मन नीचे डल्हन लिखते हैं केचिद गोक्षुरक स्थाने एरंडम पठन्ति, यानी कि कुछ लोग गोक्षुर की जगह एरंड पढ़ते हैं। अब आप चक्रपाणी की टीका लीजिए उसी सूत्र स्थान की, वहां उन्होंने ठीक इसका उल्टा लिखा है कि एरंड की जगह कुछ लोग गोक्षुर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें हस्तलिखित पांडुलिपियां चलती थी और चक्रपाणी के हाथ में जो सुश्रुत संहिता की पांडुलिपि थी उसमें लघु पंचमूल में एरंड लिखा हुआ था, और जो डल्हन के हाथ में सुश्रुत संहिता थी वहां गोक्षुर लिखा हुआ था। मगर टीका में साफ डल्हन ने कह दिया कि गोक्षुर स्थान एरंडम पठन्ति। इतना ही नहीं, काश्यप संहिता देखिए, काश्यप संहिता में क्या लिखा हुआ है? एरंड वर्जम खुड्डाकम पंचमूलम श्रुतम हितम काला कट्टोंग संयुक्तम वातातिसार नाशनम। यानी वातातिसार के चिकित्सा में उन्होंने वो कह रहे हैं कि एरंड वर्जम खुड्डाकम पंचमूलम, एरंड को छोड़ करके खुड्डाक पंचमूल के सभी द्रव्य लीजिए। इसका मतलब काश्यप संहिता, काश्यप के हाथ में भी जो सुश्रुत संहिता थी उसमें एरंड ही लिखा हुआ था लघु पंचमूल में, तभी उनको कहना पड़ा कि एरंड वर्जम, एरंड को छोड़कर खुड्डाकम लघु पंचमूलम। ऐसे बहुत सारी मेरे थीसिस में मैंने जब मैं खोजना शुरू किया तो 10-12 रेफरेंसेस मिले। मुझे कब मिले?
जब मैंने शास्त्रों का मूल अध्ययन किया, केवल हिंदी अध्ययन नहीं, केवल हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से अपने समस्त प्रिय पीजी छात्रों और शोध छात्रों को यह संदेश देना चाहूंगा कि छात्रों, अब वो समय आ गया है, या पहले भी वो समय था, मगर इस समय तुम समय का सदुपयोग इस प्रकार करो कि हम हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे। और सभी शिक्षकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट और टेक्स्ट के साथ साथ उसका कमेंटेटर्स व्यू देखिए। तब जब कमेंटेटर्स भी, चाहे वो काय चिकित्सा का ग्रंथ पढ़ रहे हो, चाहे वो बाल रोग का काश्यप संहिता पढ़ रहे हो, या वो किसी भी रसशास्त्र का कुछ पढ़ रहे हो, तो उसकी कमेंट्री जरूर देखें, क्योंकि हम लोग संस्कृत के उतने विद्वान नहीं है, और प्राचीन लोग जो थे वो आयुर्वेद के साथ साथ संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। तो उन्होंने जो भी लिखा है ग्रंथ, वो सूत्र में लिखा है, जैसा भगवद गीता सूत्र में है, चरक संहिता सूत्र में है। इस सूत्रों को डिफाइन करना, प्रोफेस करना, और हिडन मीनिंग को, जो उसके अंदर छुपे हुए मीनिंग है, उनको सामने लाना, यह हमारा काम है, हमारे शिक्षकों का। निगमा इमे भवन्ति, निघंटु क्यों कहा गया है कि निगमा इमे भवन्ति, निगूढ़म अर्थम गमयन्ति ज्ञापयन्ति इति निगमा, यानी कि हमारे उस सूत्र में निगूढ़ अर्थ, जो हिडन मीनिंग्स हैं, उसको गमयन्ति ज्ञापयन्ति, ये निघंटु उसको ज्ञापन करते हैं। तो केवल ये निघंटु के लिए नहीं कहा गया, मैं तो ये कहूंगा आयुर्वेद के सभी लिटरेचर्स के लिए है, जो सूत्र में लिखे गए हैं। हमारा कार्य है हम संस्कृत वालों से राय लें। सौभाग्य से मुझे काशी विश्वविद्यालय में सेवा करने का मौका मिला। मुझे जहां कभी दिक्कत होती है मैं संस्कृत विभाग को फोन करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृत फैकल्टी है, डिपार्टमेंट नहीं है, संस्कृत फैकल्टी है, जिसमें ज्योतिष, साहित्य सब कुछ पढ़ाया जाता है। व्याकरण, मैं व्याकरण के प्रोफेसर को फोन करता हूँ कि सर इसका मीनिंग क्या होती है। आप कभी भी ज्ञान प्राप्त करने में किसी का सहयोग लेने से संकोच न करें। मैं पढ़ता भी था, स्टूडेंट लाइफ में भी, तो कोई चीज समझ नहीं आता था, मैं तुरंत दूसरे स्टूडेंट पास जाता था, यार यहाँ टीचर क्या बोल रहे थे मेरे समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग दूसरी बात था। तो जब तक आप दूसरों से सहयोग लेंगे, ज्ञान प्राप्त करने में किसी से भी सहयोग ले लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। खैर चलिए, हित और अहित तक हुआ। फिर उपयोग के आधार पर आहारों का वर्गीकरण किया गया। पान यानी पेय, अशन यानी भोज्य, भक्ष्य यानी खाद्य, लेह्य जिसे च्यवनप्राश जैसी चीजें, वो लेह्य जिसको लिया जा सके। रसों के आधार पर 6 प्रकार के आहार का वर्णन किया गया। गुणों के आधार पर गुरुवादी 20 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया। आकार के आधार पर अभी अपने चरक और सुश्रुत के देखा ही अन्न द्रव्य, द्रव द्रव्य। अब इसमें विशिष्टता यह है कि चरक सूत्र 27 में जो वर्गीकरण किया गया, उसमें अन्न और द्रव को दोनों एक ही में समाविष्ट कर दिया। लेकिन सुश्रुत का क्लासिफिकेशन और वैज्ञानिक है। उन्होंने अन्न द्रव्य अलग लिए आहार में, और द्रव द्रव्य अलग लिए। और वाग्भट का उससे भी सुपर है, क्योंकि उन्होंने चरक और सुश्रुत के दोनों के आहार द्रव्यों के गणों को, वर्गीकरण को एक में मिला दिया। अगर अष्टांग संग्रह देखें सूत्र स्थान 7 में, उसमें हरित वर्ग और चरक के आहार योगी वर्ग, और आहार योगी वर्ग में क्या क्या, कुठेरादि गण के औषधियों को शामिल कर दिया, जो कि कटु प्रधान द्रव्य है, जो आजकल के मसाले, या हम यूं कह सकते हैं कि एडिंग, स्वाद बढ़ाने वाले ऐसे द्रव्यों का वर्णन कर दिया। अष्टांग हृदय में द्रव द्रव्यों में मूत्र वर्ग का पृथक उल्लेख न करके दुग्ध वर्ग के अंत में ही मूत्रों का वर्णन कर दिया। दूसरी ओर अन्न द्रव्यों में वाग्भट ने एक औषध वर्ग बढ़ा दिया। बताइए, आहार द्रव्यों को वर्गीकरण में औषध वर्ग का क्या काम उन्होंने बढ़ाया? क्यों? क्योंकि उसमें लवण, क्षार आदि आहार योगी द्रव्यों को उसमें लिखा दिया, जो कि न केवल स्वाद को, टेस्ट को बदलते हैं, इंप्रूव करते हैं, बल्कि पाचन में भी सहायक होते हैं। मैं पुनः कहूंगा अपने मित्रों से कि जब भी कभी ऐसा लगे कि हाँ मैं बहुत अधिक हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप दूसरी बार भी मुझे मौका देंगे जब दूसरी बार होगा तो, मगर मैं तभी रुकूंगा जबकि वहां से ये कहा जाएगा कि हाँ सर टाइम हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ छात्रों को पढ़ाने आया हूँ। यह मौका सब बहुत कम मिलता है जब मैं मध्य प्रदेश के सभी पीजी स्टाफ क्लास को पढ़ा रहा हूँ। रवि जी और शिरोमणि जी और लोकेश जी कृपया हमें बताएंगे। हाँ सर, 5-10 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए। हाँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरे प्रिय छात्र लाले जी
देखिए लाले जी जो आने वाले हैं ना, इनका द्रविड़ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने चरक की तरह खुद पर्वतीय स्थानों में और समस्त स्थानों में जाकर के फोटोग्राफी की है। जब मैं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी में जाता था तो हमेशा ये मेरे साथ रहते थे, और इनकी जो जो पुस्तकें आती हैं सबको सब सैंपल के रूप में मुझे भेजते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे गर्व होता है। अपने छात्रों को भी दिखाता हूँ कि देखो एक ये व्यक्ति है जो सर्विस भी कर रहा है, और सर्विस करने के साथ साथ आयुर्वेद की लिटरेचर को बहुत बढ़िया से आगे बढ़ा रहा है। और तुम उससे प्रेरणा लो कि देखिए छात्र जीवन में जो प्रेरणा मिलती है ना, मनुष्य वैसे ही आगे बढ़ता है। प्रेरक कोई होना चाहिए, प्रेरक। और सबसे बड़ा प्रेरक तो गुरु ही होता है, क्योंकि वह अगर सही प्रेरणा देगा, आप देखिए यही एटॉमिक एनर्जी है, अगर उसको हम सही उपयोग कर रहे हैं तो एटॉमिक एनर्जी जो है वह हमें सिंचाई से लेकर के अन्य समस्त कार्यों में, पॉजिटिव कामों में हमें योगदान देगी। और उसी को अगर हम ऐसे देश के हाथ में भेज दें, ऐसे भी देश हैं तो उसको एटम बम बना करके वर्षा कर डालेंगे और विश्व के सर्वनाश कर डालेंगे। एनर्जी वही है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग निर्भर करता है कि पात्र कैसा है। इसीलिए और शिक्षक सबसे भारी कुम्हार होता है, वो गढ़ता है अपने छात्रों को, वो उनके चरित्र को गढ़ता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के चरित्र को गढ़ा। तो हम शिक्षक केवल शिक्षक नहीं हैं, समाज के सुधारक हैं, आने वाले भविष्य के सृष्टा हैं। मैं समझ सकता हूं, मैं लाले जी को भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। केवल एक द्रव्य और बता करके मैं चाहूंगा कि बस करूं। अब मगर मैं अनुरोध भी करूंगा और आशा भी करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर जब द्रव्य गुण, बाल रोग, रसात इत्यादि का चक्र पूरा हो जाए तो एक बार पुनः द्रव्य गुण का चक्र आए। तो ये बात तो सही है कि मेरे अलावा भी विद्वान हैं, उनको ही बुलाएंगे, लेकिन मुझे भी कभी ना कभी थोड़ा समय दीजिएगा। मैं बच्चों को और भी कुछ बहुत बताना चाहता हूँ। तो हम सुख धान्य में केवल एक चीज बताएंगे, ग्रामनी का और आइजा से डाइवर्स, जैसे कि चावल जो मुझे बहुत प्रिय है और बहुतों को बहुत प्रिय होगा, और उसको भी मैं बहुत शॉर्ट में कहने जा रहा हूँ, कोई बहुत समय नहीं लूंगा। ये तो मैं कह ही चुका हूँ, ग्लूटेन जो है गेहूं में ज्यादा मिलता है और चावल में न के बराबर या नहीं ही मिलता है। एक बात और है, हम लोग जिसे अरवा चावल कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में रॉ राइस कहा जाता है। देखिए रॉ अरवा, कितना अंतर है, कितना साम्यता है। हम लोग जिसे भुजिया कहते हैं ना, वो उसको बॉइल्ड राइस कहते हैं। हमने बॉइल्ड धान से निकाला गया राइस, और इसी को दूसरा नाम दिया है ग्लूटिनस और नॉन ग्लूटिनस राइस, चिपचिपा और न चिपचिपा राइस। और इसमें सबसे अच्छा, सबसे भारी जो कार्यकारी तत्व होता है वो ग्लूटेलिन होता है। लोग कहते हैं कि इसमें नहीं होता प्रोटीन, अरे इसमें तो सबसे ज्यादा ग्लूटेलिन होता है, GLUTELIN, ग्लूटेलिन, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। और इस प्रोटीन में ओरिजिनिन नाम का एक तत्व रहता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरी बात ये कि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, गंधक, क्लोरीन और थोड़ी मात्रा में यशद, जिंक, आयोडीन, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब इसमें रहते हैं, बशर्ते कि वो पॉलिश्ड राइस ना हो। क्योंकि पॉलिश्ड राइस और उसको सुंदर मानने के चक्कर में लोग इसे बर्बाद कर डालते हैं। दालों को भी पॉलिश्ड दाल बनाने में इसके सभी गुणों को हर कर लेते हैं। इसमें इतना ही नहीं, इसमें एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, फेनोलेज आदि तत्व भी होते हैं, जो कि पाचन क्रिया में हमें सहायता करते हैं। और चावल के भूसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आम के आम गुठलियों के दाम, ब्राउन ऑयल सब लोग जानते होंगे, इसकी भूसी में वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन सब होते हैं। यह भले गुरु है, वृक्ष है, लेकिन औषधि के रूप में देखिए आप, शाली के मूल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तृण पंचमूल में। और तृण पंचमूल कहाँ प्रयोग करते हैं? तो हम
मूत्राधिक मतलब कि डायलिसिस के लिए, और उस आधार पे आप इसे न केवल सामान्य डायलिसिस बल्कि किडनी डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके मूल का, चावल का तो अपने आहार रूप में किया, शाली मूल का आपने त्रिपंचमूल में किया। इतना ही नहीं, एक अच्छा मूत्र विरेचनीय होने के साथ साथ धान का लावा, लाजा हम कहाँ यूज करते हैं? अम्ल पित्त में औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, छर्द निग्रहण द्रव्यों में प्रयोग करते हैं। इलादी चूर्ण का एक प्रमुख घटक है लाजा। तो ये आहार द्रव्य, इसके अंग कितने उपयोगी हुए, पेट को भी भरता है, हमें एसेंशियल चीजें भी देता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देता है, और औषधि में छर्द निग्रहण का भी काम करता है, तृण पंचमूल में डायरेटिक्स का भी काम करता है, किडनी डिसऑर्डर्स में भी काम करता है। और तंडुलोदक, सबसे अंत में बताऊंगा, तंडुलोदक को रक्त पित्त में दिया जाता है, चावल को भिगो करके, एक तरह से उसका शीत कषाय हुआ। तंडुलोदक क्या है? उसका शीत कषाय है। भिगो दीजिए, रात भर भिगो दीजिए, सुबह उसे मसलिए, छानिए और तंडुलोदक दीजिए। रक्त प्रदर और रक्त पित्त में बहुत ही अच्छा अनुपान है, और बल्कि मैं कहूंगा औषधि है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे थोड़ा सा मोह हो रहा है कि अपने छात्रों से मैं अलग हो रहा हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आयोजक फिर कभी हमें एक बार मौका देंगे तो मैं अन्य अलग अलग आहार द्रव्यों के बारे में कुछ न कुछ अपने ज्ञान के अनुसार उन्हें उनके मस्तिष्क में संप्रेषित करने की कोशिश करूंगा। पुनः आयोजकों रवि और लोकेश जी और मिश्रा, शिरोमणि मिश्रा जी एवं अन्य सभी आयोजकों को पुनः पुनः धन्यवाद। और मेरे छात्रों को बिना किसी क्या कहेंगे उसे, बोरियत के, क्योंकि यहाँ तो मैं बोरियत देख ही नहीं सकता, मैं तो ऑनलाइन हूँ, बोर भी हो रहे होगा तो नहीं देख सकता, फिर भी सुनने हेतु धन्यवाद। नमस्कार।